Hello everyone. Today we will discuss nutrition in human being. Human being shows the holozoic nutrition. Human being shows the holozoic nutrition. In human being there is a long digestive tube which is of 9 meter long. ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है वो 9 मीटर लॉन्ग होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. The digestive tube in human being is known as alimentary canal and which extend from mouth to anus. So this one is the sketch of human digestive system, human alimentary canal. Okay. In human digestive system there are many organs and there are many digestive glands there which releases the digestive juice which consists digestive enzymes. Okay, so at first we will see the different parts of the human digestive tube, human digestive system. So this one is the mouth, this one is the mouth cavity, this part is pharynx, this is the common path for respiratory tube and food pipe. This is the esophagus which is of 25 centimeter and this is also known as food pipe, and this is the flap which is called epiglottis. Epiglottis covers the trachea opening, the glottis part of trachea, respiratory tube. तो रेस्पिरेटरी ट्यूब का जो ओपनिंग पार्ट है उसको एपिग्लॉटिस कवर करता है, जिससे क्या है कि फूड स्वेलोइंग के समय जो फूड पार्टिकल हैं वो रेस्पिरेटरी ट्यूब में ना जा पाए. ईसोफेगस कनेक्ट करता है स्टमक से. स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये एक लॉन्ग ट्यूब है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं एंड ये 6 मीटर लॉन्ग होती है एंड 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इनका. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ओके, एंड इलियम कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन से. ये ग्लैंड है जिसे हम लीवर कहते हैं. लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की और लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कनेक्ट हो जाता है, लीवर कनेक्टेड रहता है गॉल ब्लैडर से. तो जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर. तो ये बाइल डक्ट है और ये कनेक्ट होती है हिपैटिक डक्ट से. सॉरी, जो बाइल डक्ट है वो पैनक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट होती है. तो ये पैनक्रियाज है और ये जो पार्ट है इसे हम हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं जो कि डुओडेनम से कनेक्ट होती है. और ये लार्ज इंटेस्टाइन है. दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन which is of 1.5 meter long and 4 to 5 centimeter in diameter. This part is known as cecum, this is known as appendix, and this part is known as colon, and this is the rectum, and this pore is known as anus. माउथ अपर एंड लोअर लिप से कवर्ड होता है. माउथ के द्वारा हम फूड को अंदर लेते हैं, एनगल्फ करते हैं. ये माउथ कैविटी है. माउथ कैविटी अपर एंड लोअर जॉ से कवर्ड होती है. माउथ कैविटी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ के बारे में. हमारे माउथ कैविटी के अंदर टीथ पाए जाते हैं. टीथ डेंटाइन के बने होते हैं, टीथ डेंटाइन के बने होते हैं और टीथ के ऊपर जो कवरिंग है, टीथ का जो साइनिंग पार्ट है जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो हार्डेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का. इनेमल से टीथ का क्राउन पार्ट कवर्ड रहता है. जो टीथ हैं वो गम्स में फिटेड रहते हैं. तो इस कंडीशन को कहते हैं थीकोडोंट. जो हमारे टीथ हैं वो गम्स में फिटेड रहते हैं, तो दिस कंडीशन इज नोन एज थीकोडोंट. इसके अलावा हमारी लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आते हैं. एक बार मिल्क टीथ और डेसिडस टीथ जो कि 20 होते हैं नंबर में. जब बच्चा 6 to 11 मंथ का होता है तब वो एमर्ज होते हैं, ग्रो होते हैं और 2 इयर्स की एज तक कंप्लीट टीथ आ जाते हैं जो कि 20 होते हैं नंबर में. और जब बच्चा 8-9 इयर्स का होता है तो शेड डाउन हो जाते हैं टीथ
और उनकी जगह जो है नए टीथ आ जाते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। तो जो मिल्क टीथ है, जो मिल्क टीथ हैं और इन्हें हम डेसिडस टीथ कहते हैं, ये 20 होते हैं, ये 20 होते हैं। और इसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। तो जो परमानेंट टीथ आते हैं वो रेस्ट ऑफ द लाइफ कंटिन्यू करते हैं। ये नंबर में 32 होते हैं, 16 अपर जॉ और 16 लोअर जॉ में। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाईफायोडोंट। इसे हम क्या कहते हैं? डाईफायोडोंट कहते हैं। तो टीथ का गम्स में फिटेड होना, दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट। और 2 बार टीथ आना, दिस इज कॉल्ड डाईफायोडोंट। और एक और टर्म है, हमारे अंदर 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अगेन हमारे माउथ कैविटी में 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो दिस कंडीशन इज नॉन एज हिट्रोडोंट। इस कंडीशन को हिट्रोडोंट कहते हैं। इस कंडीशन को हिट्रोडोंट कहते हैं। ओके, सेकेंड हम लेते हैं हमारे जो टीथ हैं। टीथ तो माउथ कैविटी का पार्ट है, इसके अलावा एक मस्कुलर ऑर्गन और होता है जिसे हम टंग कहते हैं। तो हमारे माउथ में एक प्रोट्रूसिबल ऑर्गन होता है जिसे टंग कहते हैं। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं जो हमें फूड के टेस्ट को सेंस करवाती हैं। और टंग मूवेबल होती है, फूड को मैस्टिकेट करने में हेल्प करती है। और टंग जो है अपने पोस्टीरियर एंड से लोअर जॉ से कनेक्टेड होती है। और जो हमारी टंग है वो हमें स्पीच में, बोलने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हम लेंगे, माउथ कैविटी का पार्ट है सलाइवेरी ग्लैंड्स। तो हमारे अंदर 3 टाइप की सलाइवेरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये तीनों ही ग्लैंड एक वाटरी फ्लूइड रिलीज करती हैं जिनमें मैक्सिमम पार्ट वाटर होता है। इसके अलावा सलाइवेरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इसे हम सलाइवा कहते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा को माउथ कैविटी में पोर करती हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड हैं वो माउथ कैविटी में सलाइवा को पोर करती हैं। तो अब ये जो सलाइवा है ये फूड को मॉइस्ट कर देता है, फूड को मॉइस्ट कर देता है। और सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और हमारे मुंह की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है, स्लाइटली एसिडिक। यानी कि हमारे माउथ की जो पीएच है वो 6.8 होती है और इसी पीएच पर जो सलाइवा के एंजाइम है वो वर्क कर पाते हैं, एक्शन कर पाते हैं। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और स्टार्च को माल्टोज में, जो कि एक स्वीट शुगर है, एंड डेक्सट्रीन में कन्वर्ट करता है। तो 30% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो माउथ कैविटी में हो जाता है। यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, स्टार्च सलाइवेरी एमाइलेज pH 6.8। तो स्टार्च के ब्रेक होने से माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन, माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन का फॉर्मेशन होता है स्टार्च के डाइजेशन होने से माउथ कैविटी में। एंड 30% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो माउथ कैविटी में हो जाता है। माउथ में पड़े फूड को हम कहते हैं बॉलस। जो माउथ कैविटी में फूड को च्यू करने के बाद में, फूड को चबाने के बाद में, फूड के मॉइस्ट होने के बाद में जो फूड है उसे हम बॉलस कहते हैं।
डाइजेस्टिव ट्यूब का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस इज नॉन एज फेरिंग्स. सो फेरिंग्स इज द कॉमन पाथ फॉर बोथ रेस्पिरेटरी ट्यूब एंड डाइजेस्टिव फूड पाइप. ओके, तो जब फूड को हम अच्छे से चबा लेते हैं तो उसका निगलना होता है. तो फूड के स्वेलोइंग को, फूड के निगलने को हम कहते हैं डीग्लूटिशन. फूड के निगलने को हम कहते हैं डीग्लूटिशन. ओके, तो हम जब फूड को स्वेलो कर लेते हैं, स्वेलोइंग कर लेते हैं, दैट इज नॉन एज डीग्लूटिशन. इसके बाद में जो फूड है वो फिसल के यहाँ आ जाता है ईसोफेगस में, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं. और फूड पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से जो है मूवमेंट होते हैं. फूड पाइप के अंदर कुछ इस तरीके से मूवमेंट होते हैं, इस तरीके से रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग. तो इन मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस. पेरिस्टाल्सिस. तो पेरिस्टाल्सिस से जो फूड है उसको पुश लगता है, धक्का लगता है, और जो फूड पार्टिकल है वो फिसल के स्टमक में आ जाता है. अब जो स्टमक है एक मस्कुलर ऑर्गन है जो लेफ्ट साइड में हमारे डायफ्राम के नीचे होता है. और स्टमक की वॉल के अंदर काफ़ी सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं. स्पेशली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, 1 से 1.5 लीटर एसिड डेली प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक के अंदर. इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, और कुछ एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन का रिलीज होता है. तो स्टमक के अंदर जो HCl है उसकी वजह से स्टमक की pH 1 से 2 होती है. जब फूड इसमें आता है तो HCl में मिक्स हो जाता है और इससे फूड गलना शुरू हो जाता है. फूड के जो जर्म्स हैं किल हो जाते हैं. और वैसे कुछ जर्म्स माउथ कैविटी में भी किल होते हैं लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा. अब स्टमक के अंदर बच्चों में, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो मिल्क ज़्यादा फूड के रूप में यूज़ करते हैं. तो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसिन. तो बच्चों में प्रोरेनिन एंजाइम रिलीज होता है जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है. तो HCl के कारण से जो प्रोरेनिन एंजाइम है वो रेनिन में कन्वर्ट होता है. और अडल्ट्स में पेप्सिनोजन एंजाइम जो कि इनएक्टिव एंजाइम है वो कन्वर्ट होता है HCl के कारण से पेप्सिन में. ओके, तो अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है. तो जो रेनिन एंजाइम है वो मिल्क प्रोटीन कैसीन को इनसॉल्युबल प्रोटीन पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट करता है. साथ ही साथ बड़ों में जो पेप्सिन एंजाइम है वो फूड की प्रोटीन को ब्रेक करता है और पेप्टोन्स, प्रोटियोज एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है. और इस तरीके से स्टमक के अंदर जो है फूड 1 से 4 आवर्स तक स्टे करता है. स्टमक के अंदर फूड की चर्निंग होती है और स्टमक में पड़े फूड को हम काइम कहते हैं. स्टमक में पड़े फूड को हम काइम कहते हैं. ओके, तो इक्वेशन को मैं डायग्राम के बाद में इक्वेशंस लिख के और एक्सप्लेन कर दूंगा जो स्टमक में जो रिएक्शंस होती हैं. तो स्टमक में पड़े फूड को हम कहते हैं काइम. अब वहाँ से जो फूड मूव करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम पार्ट है. तो ये कनेक्टेड है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से. जैसे ही फूड यहाँ आता है तो एक सेंसेशन जाता है, तो गॉल ब्लैडर से, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो निकल के आता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकल के आता है. एंड दे बोथ गेट मिक्सेस विद द फूड. तो बाइल जूस के कारण से और पैनक्रियाटिक जूस के जो बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस हैं उनके कारण से जो फूड की pH एसिडिक है अब वो चेंज हो जाती है, 7 to 8 pH हो जाती है. सेकंड, जो बाइल जूस है वो फूड में प्रेजेंट फैट को ब्रेक करता है, फैट के मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है. This is known as emulsification of the fats and it makes the digestion of the fat easier. ओके, तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन हो जाता है फैट का. उसके अलावा जो पैनक्रियाज का जो जूस है जिसे पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं उनमें बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट आयंस तो हैं ही. इसके बिसाइड पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, स्पेशली एमाइलेज एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एंड लाइपेज एंजाइम होता है. तो जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है. अगेन वो उसको ब्रेक करके माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में बदलता है जो बची हुई स्टार्च है. जो ट्रिप्सिन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में, कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है पैनक्रियाज का. तो ट्रिप्सिन भी ब्रेक करना स्टार्ट करता है प्रोटीन को
और स्पेशली जो प्रोटियोज हैं, पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, उनको स्मॉलर चेन्स में यानी कि डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक करता है। तो इस तरीके का पोर्शन जो रिएक्शंस हैं या जो पार्ट है वो डुओडेनम में होता है। यहाँ से फूड मूव करता है और जेजुनम में आ जाता है। जेजुनम में इस तरीके से विलाइज पाई जाती हैं, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम विलाई कहते हैं। और इनके अंडर जो है यहाँ पर लैक्टियल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, इन्हें हम लैक्टियल्स कहते हैं। अंडर द विलाई जो है लिम्फ वेसल्स होती हैं जिन्हें हम लैक्टियल्स कहते हैं। लिम्फ वेसल्स होती है जिन्हें हम लैक्टियल्स कहते हैं। ओके, तो विलाई के कारण से जो है जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है वो रेज कर जाता है, बढ़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ से भी जो है कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जो जूस निकलता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है दैट इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। उसे हम क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूस को हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, जिसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है। ओके, सो जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इस तरीके से कि जो बची हुई स्टार्च है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है। उसके बाद में जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बदल जाता है। जो माल्टोज है वो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट होता है। जो माल्टोज है वो माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। जो डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स हैं वो प्रोटीएज और पेप्टाइडेज एंजाइम्स के द्वारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फैट्स है वो लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में। और इसके अलावा जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। अब जैसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो विलाइज के द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद में अंडर द विलाई जो लिम्फ वेसल्स हैं वहां पर वो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल मूव कर जाते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद, और वहां से उनका मूवमेंट होता है लीवर के अंदर। वहां से उनका एसिमिलेशन होता है और बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार नए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स लीवर के अंदर बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार नए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का अगेन फॉर्मेशन होता है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है अब वो जेजुनम से इलियम में मूव करता है और इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव करता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका ये अपेंडिक्स पार्ट है, ये सीकम पार्ट है। अपेंडिक्स का हमारे अंदर कोई यूज़ है नहीं। हाँ, कई बार ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल जब इसमें रह जाता है तो धीरे धीरे डिग्रेड होता है और इसमें पेन होता है, दर्द होता है। और उस कंडीशन में जब बहुत एक्सट्रीम पेन होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी करके अपेंडिक्स को मूव कर देते हैं, सर्जरी करके अपेंडिक्स को रिमूव कर देते हैं। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका ये सीकम पार्ट है, ये कॉलन है, ये रेक्टम है और एनस है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ 1.5 मीटर होती है और डायमीटर 4 to 5 सेंटीमीटर। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वहां से वाटर का एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, मोर एंड मोर एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो म्यूकस के द्वारा एडहियर हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम फीकल मैटर कहते हैं। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो विटामिन B12 को फॉर्म करते हैं, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करता करता रेक्टम में आ जाता है। रेक्टम से जो मैसेजेज हैं, जो इम्पल्सेज हैं, वो ब्रेन में सेंड होते हैं। ब्रेन से जब ऑर्डर इम्पल्स आते हैं तो जो एनस है उसके इंस्फिक्टर जो हैं, जो एनल इंस्फिक्टर्स हैं, वो रिलैक्स होते हैं। और एनल इंस्फिक्टर के रिलैक्स होने से जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फीकल मैटर है या जो वेस्ट है या उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है वाया एनस। तो एनस के द्वारा फीकल मैटर को रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड इजेशन।
Now we will discuss about the different reactions which are occurring in the different part of digestive system. So at first in माउथ कैविटी जो स्टार्च है वो सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा कन्वर्ट होता है माल्टोज एंड डेक्सट्रीन में। pH 6.8 रहती है। माल्टोज एक स्वीट शुगर है। जब कभी भी आप ब्रेड को च्यू करते हैं तो कुछ समय के बाद में ब्रेड का जो टेस्ट है वो स्वीट महसूस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। स्टमक के अंदर बच्चों के अंदर प्रोरेनिन एंजाइम जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है वो बनता है, जो कि HCl के द्वारा रेनिन में कन्वर्ट होता है, जो कि एक एक्टिव एंजाइम है। इसी तरीके से अडल्ट्स के अंदर पेप्सिनोजन प्रोड्यूस होता है जो कि एक इनएक्टिव एंजाइम है, जो HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है। इसी तरीके से जो बच्चे हैं मिल्क ज़्यादा पीते हैं, मिल्क उनका मेन फूड होता है, तो इनके अंदर प्रोटीन होती है कैसीन मिल्क के अंदर, जो कि एक सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है। ये रेनिन एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होती है पैरा कैसिनेट में, जो कि एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है। इसी तरीके से बड़ों में जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन ब्रेक होती है और छोटी चेन्स में टूट जाती है, प्रोटियोजेज में, पेप्टोन्स में एंड पेप्टाइड्स में ब्रेक हो जाती है। तो इस तरीके से स्टमक के अंदर जो है प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में आता है, तो पेनक्रियाज के कुछ एंजाइम्स फूड के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, माल्टोज एंड डेक्सट्रीन में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाज का जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन पर एक्शन करता है और प्रोटीन को प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में ब्रेक करता है। इसी तरीके से पेनक्रियाज का जो लाइपेज है ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब फूड वहां से मूव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सक्कस एंटेरिकस है उसके कई सारे एंजाइम होते हैं, तो वो सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। यानी कि सक्कस एंटेरिकस का जो सुक्रेज एंजाइम है ये सुक्रोज को ब्रेक करके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक करता है। इसी तरीके से प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स को प्रोटीज एंजाइम डाईपेप्टाइड्स एंड ट्राईपेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। और जो डाईपेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स हैं ये पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि सबसे सिंपल यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है प्रोटीन की। और जो फैट है वो लाइपेज के द्वारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। और जो सिंपल सबसे जो स्मॉलर मॉलिक्यूल हैं फूड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स के, वो अब रेडी होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए और विलाइज के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वहाँ से वो लैक्टियल्स में मूव कर जाते हैं, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ के अंदर मूव कर जाते हैं। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दी हैं। जो इक्वेशंस थी, जो रिएक्शंस थी, वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दी हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है और डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो माउथ कैविटी के सलाइवा से रिलेटेड और स्टमक से रिलेटेड या पेनक्रियाज के एंजाइम से रिलेटेड या स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम से रिलेटेड कई सारे 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये था टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू।